गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग QSV के क्वेश्चन लगा रहे थे, लास्ट वीडियो में भी हम लोग ने QSV के ही क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो चलिए उसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच ट्रांसमिट द लोड टू द सॉइल इज नोन एज। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे स्ट्रक्चर का लोवेस्ट पार्ट है वो ट्रांसमिट करता है लोड को सॉइल में, तो वो कौन सा पार्ट होता है? सुपर स्ट्रक्चर, प्लेन्थ, फाउंडेशन या बेसमेंट। तो हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर को बनाने से पहले हम लोग वहाँ की फाउंडेशन को तैयार करते हैं। फाउंडेशन का काम ही होता है कि स्ट्रक्चर पाए हुए लोड को सॉइल में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग इन क्ले इज। तो क्या रहा है क्वेश्चन हमारा कि बिल्डिंग के लिए जो फाउंडेशन की मिनिमम डेप्थ रखते हैं, मिनिमम गहराई होती है, वो क्ले में कितनी होती है? 0.2 से 4, 0.4 से 0.6, 0.6 से 0.9 या 0.9 से 1.6। तो हम जानते हैं कि क्ले के लिए जो मिनिमम डेप्थ होती है फाउंडेशन की वो 0.6 से 0.9 रखी जाती है। वैसे तो जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है वो कहता है 0.75 होनी चाहिए, तो ये यहीं पे लाई करता है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Which of the following foundation is used for weaker soil? अब क्वेश्चन कह रहा है कि हम जब हमारी सॉइल वीकर है, मतलब कमज़ोर सॉइल है, तो उसमें हम कौन सी फाउंडेशन को बनाते हैं? कॉलम फुटिंग, ग्रिलेज फुटिंग, राफ्ट फुटिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं कि जब हमारी सॉइल कमज़ोर है, वीक सॉइल है, तो वहाँ पे हम लोग कॉलम फुटिंग भी दे सकते हैं। ग्रिलेज फुटिंग कुछ इस प्रकार की फुटिंग होती है, आप लोग जानते होंगे। एक सेकेंड, ग्रिलेज फुटिंग कुछ ऐसी फुटिंग होती है, इसको हम लोग ग्रिलेज फुटिंग बोलते हैं। और राफ्ट फुटिंग तो सब जानते ही होंगे। तो जब वीकर सॉइल होती है तो वहाँ पे हम लोग कॉलम फुटिंग भी दे सकते हैं, ग्रिलेज भी दे सकते हैं, राफ्ट फुटिंग भी दे सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डैम्पनेस इन अ बिल्डिंग इज ड्यू टू। बिल्डिंग में जो नमी, ठीक है ना, नमी डैम्पनेस किसकी वजह से आती है? ग्राउंड मॉइस्चर की वजह से, रेन वाटर की वजह से, डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन होगा या फिर ऑल द अबव। तो हम जानते हैं जब मॉइस्चर होगा, ग्राउंड मॉइस्चर आएगा तो भी हमारे यहाँ बिल्डिंग में नमी आ जाएगी। ठीक है, रेन वाटर की वजह से भी नमी आ जाती है, जिसको हम लोग हिंदी में सीलन बोलते हैं। ठीक है ना, तो सीलन आ जाती है। डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन होगा तो भी सीलन आएगी। तो ऑल द अबव हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका RMB में भी पूछा जाता है। द मोस्ट कॉमनली मटेरियल इज यूज फॉर डैम प्रूफिंग इज। तो डैम प्रूफिंग के लिए हम लोग कॉमनली कौन सा कॉमन मटेरियल का यूज़ करते हैं? नमी को रोकने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज़ किया जाता है? बिटुमिन को, पैराफिन वैक्स को, सीमेंट सॉल्यूशन को, सीमेंट कंक्रीट को। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग अपनी फाउंडेशन को तैयार करते हैं तो वहाँ पे हम लोग DPC देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बिटुमिन का यूज़ करते हैं। तो कॉमनली मटेरियल कौन सा है? बिटुमिन, ब्लैक कलर का होता है। ए हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक्स लेड इन मोटार इज नोन एज। मोटार में जब हॉरिजॉन्टल लेयर को ब्रिक्स की हम लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोर्स बोलते हैं, स्ट्रेचर, हेडर या क्लोजर। तो उसको हम लोग कोर्स बोलते हैं। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेयर में ब्रिक्स को बिछा रहे हैं मोटार में। द ब्रिक laid with its length perpendicular to the face of the wall is called as। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ब्रिक्स को लगाया जा रहा है या बिछाया जा रहा है लेंथ के परपेंडिकुलर टू द फेस। ठीक है ना, फेस के परपेंडिकुलर में लेंथ रखना है, तो वो क्या होगा? कोर्स बोलोगे, स्ट्रेचर बोलोगे, हेडर बोलोगे या क्लोजर बोलोगे। तो ऐसी चीज़ को हम लोग हेडर बोलते हैं। ठीक है, जब याद रखना लेंथ होती है परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द वॉल। ठीक है, तो वॉल की फेस के परपेंडिकुलर में जब लेंथ को लगते हैं तो वो हेडर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिक लेड विद इट्स लेंथ पैरेलल टू द फेस ऑफ द वॉल इज कॉल्ड। तो वॉल की फेस के पैरेलल में लेंथ होगी अगर ब्रिक्स की, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो होगा स्ट्रेचर। ठीक है ना, तो ये याद रखना, पैरेलल के साथ स्ट्रेचर आता है और परपेंडिकुलर के साथ हम लोग हेडर। तो इससे याद कर सकते हो। बाकी तुम लोगों ने देखा ही होगा हेडर कैसा होता है और स्ट्रेचर कैसा होता है।
A brick which is cut in such a way that the width of its one end is half that of a full brick is called। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें फुल ब्रिक के हाफ में एक एंड जो विथ का हाफ में से आधा हिस्सा को काट दें तो वो क्या कौन सा क्लोजर कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। आंसर है 9। जब हमें ये ब्रिक हुए, मान लो ये हमारी एक ब्रिक है, ठीक, और इसकी विथ, तो ये हो गई इसकी विथ, ठीक है, ये है इसकी ब्रिक जिसको हम लोग बी से डिनोट कर लेते हैं। अब इसके आधे हिस्से को हम लोग काट दें, इस हिस्से को मान लो काट ले, ठीक, तो ये कौन सा क्लोजर कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका किंग क्लोजर, किंग क्लोजर। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर ये हमारी ब्रिक है, ठीक, और इसके विथ के हाफ से लेके बॉटम तक, यहाँ तक काट दें, इतना हिस्सा काट देगा हम ब्रिक का, तो ये कौन सा क्लोजर कहलाएगा, ये कहलाएगा बेवेल्ड, बेवेल्ड क्लोजर। ठीक, अगर ये हमारा ब्रिक है जिसको हम लोग ईटा बोलते हैं, ठीक, अब इसके ये पूरी विड्थ से हाफ यहाँ तक अगर हम इसको काट दें तो ये कौन सा क्लोजर कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा मीटर्ड क्लोजर। ठीक, अब हमारे इस ब्रिक का हाफ ब्रेथ या वेथ काट दें, ठीक है, इतना हिस्सा पूरा काट दें, इतना हिस्सा जो है ये पूरा काट के अलग कर दें, तो ये कौन सा क्लोजर कहलाएगा, ये कहलाता है क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर। ठीक, तो चलो अब देख ले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। कह रहा है कि ब्रिक है विच इज कट इन सच अ वे दैट द विथ ऑफ इट्स वन एंड, मतलब विथ का एक एंड हाफ, क्या आधा कटा हुआ है फुल ब्रिक में से, तो उसे क्या कहेंगे, देखो विथ का, ये विथ का आधा हिस्सा कटा हुआ है, तो ये कहलाएगा आपका किंग क्लोजर। ठीक है, तो हो जाएगा किंग क्लोजर। चलो नेक्स्ट आओ। ए ब्रिक विच इज हाफ एज वाइड एज फुल ब्रिक इज कॉल्ड एज। अब देखो ये कह रहे हैं कि फुल ब्रिक का वाइड का, ठीक है ना, मतलब कि विथ का आधा हिस्सा काट दिया इन्होंने, ठीक है ना, तो ये कहलाएगा किंग क्लोजर। मीटर अभी बताया क्वीन क्लोजर जो आधा हिस्सा काट के अलग कर दिया, आधा हिस्सा काट के अलग कर दिया, तो क्वीन क्लोजर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज बॉन्ड फॉर ऑल वॉल थिकनेस इज। ठीक है, तो कोई किसी भी प्रकार के वॉल हम बना रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सा कॉमनली बॉन्ड को यूज़ करते हैं, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, स्ट्रेचिंग बॉन्ड या रीडिंग बॉन्ड। तो हम जानते हैं इंग्लिश बॉन्ड जो होता है हमारा सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, तो हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, इसी को प्रेफर करते हैं, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हॉरिजॉन्टल अपर पार्ट ऑफ अ स्टेप ऑन विच फुट इज प्लेस्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग अ स्टेयरवे इज कॉल्ड। हॉरिजॉन्टल अपर पार्ट की बात हो रही है स्टेप के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टेयरकेस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रेड कहलाता है, याद रखना, हॉरिजॉन्टल अपर पार्ट ऑफ ए स्टेप ऑन विच फुट इज प्लेस्ड असेंडिंग या डिसेंडिंग स्टेयरवे। ठीक है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ, तो वो हमारा ट्रेड कहलाता है। A series of steps without any platform, break or landing in their direction is called। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज है आपकी स्टेप्स की विदाउट एनी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म के बिना, वहाँ ब्रेक है या लैंडिंग इन देयर डायरेक्शन इज कॉल्ड। उसको राइजर बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे, फ्लाइट बोलेंगे, नो सिंग। तो सिंपल से बता, हम जानते हैं कि वो चीज़ फ्लाइट कहलाती है। द ब्रेक फ्लोरिंग इज यूज इन, ब्रिक की फ्लोरिंग की जाती है, कहाँ यूज़ की जाती है, वर्कशॉप पे, गोडाउन्स में, वरांडा में, या नन ऑफ दिस में। तो जो ब्रिक की फ्लोरिंग है
इसको हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं कहाँ पे, गोडाउन में कर सकते हैं, वेयर हाउस में कर सकते हैं, रेसिडेंशियल हाउस में कर सकते हैं, गार्डन में यूज़ करते हैं, रोड्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है, गोडाउन है, वरांडा है, वर्कशॉप है। वर्कशॉप में नहीं करते, वरांडा में नहीं, गोडाउन में करते हैं, ठीक है ना। तो गोडाउन हो गया, तो इसका बी आंसर सही हो गया, ठीक है। मतलब समझ लो कि जो ब्रिक्स की फ्लोरिंग समझ लो ना, ईंटों को बिछाया जा रहा है बस, जिसको हम लोग हिंदी में चट्टा कहते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विथ ऑफ लैंडिंग शुड बी द विथ ऑफ स्टेयर, ठीक है। तो जो आपकी लैंडिंग की विथ होती है वो होनी चाहिए स्टेयर की विथ से क्या, इक्वल होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं जो स्टेयर की विथ होगी वो कम होगी लैंडिंग की विथ से, या फिर ऐसा बोलो कि लैंडिंग की विथ ज़्यादा होनी चाहिए स्टेयर की विथ से, ठीक है। तो ग्रेटर देन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम पूछा है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी मोर देन, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मालूम, अगर आपसे फाइनल सेटिंग टाइम पूछता तो कितना होना चाहिए, 10 आवर्स, 10 आवर्स का होना चाहिए, 10 घंटे से का फाइनल सेटिंग टाइम होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्वीन पोस्ट ट्रस इज कॉमनली यूज फॉर स्पान, तो स्पान के लिए जो हम क्वीन पोस्ट ट्रस का यूज़ करते हैं वो कितने मीटर का होना चाहिए, अप टू 3.5 मीटर, 3.5 से 5 मीटर, 5 मीटर से 8 मीटर, या 8 से 12 मीटर। तो जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो 8 से 12 मीटर के बीच का ही हम लोग क्वीन पोस्ट ट्रस का यूज़ करते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द थिकनेस ऑफ 25 गेज सीट इज, तो सीट की बात होती है, सीट वो होती है जो आप लोग, जैसे आप लोगों ने घर बनवाते हो तो जीने के ऊपर जो मुमटी बनवाते हो, मुमटी के ऊपर आप लोग टीन लगवा लेते हो, ठीक है, तो वो होती है टीन। तो 25 गेज सीट की थिकनेस कितनी होगी, लेस देन 1 mm, 1 mm, बिटवीन 1 mm टू 1.5 mm या 2 mm। तो 25 गेज की जो सीट होती है इसकी लेस देन 1 mm होती है। द आइटम ऑफ स्टील वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इज, ठीक है। तो स्टील वर्क का जो आइटम है, ये सारे आइटम दे रखे हैं इन्होंने ऑप्शन में, और पूछा है कि किसको इसमें स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। तो कोलैप्सिबल जो गेट होता है, कोलैप्सिबल गेट को आपने देखा हो, जो इसको घर में हम लोग चैनल बोलते हैं, तो वो होता है कोलैप्सिबल गेट, ये भी स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। रोलिंग शटर को भी हम लोग स्क्वायर मीटर में ही करते हैं, मेजर करते हैं। वेंटिलेटर और ग्लेजिंग को भी स्क्वायर मीटर में ही कंसीडर किया जाता है, मेजर करते हैं। तो ऑल द अबव हो जाएगा राइट आंसर। इन प्रिपेयरिंग सीमेंट कंक्रीट बाय वॉल्यूम द साइज ऑफ द वुडन बॉक्स यूज टू मेजर सैंड एग्रीगेट इज, ठीक है। हम लोग बना रहे हैं सीमेंट कंक्रीट का प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग वुडन बॉक्स का जो साइज लेते हैं किसको मेजर करने के लिए, सैंड को और एग्रीगेट को। तो उसका क्या साइज होता है, 35 to 25 40 सेंटीमीटर, 30 30 30 सेंटीमीटर, 40 25 30 35 30 40 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई है यार, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग जो जनरली यूज़ करते हैं वो 35 25 40 सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एज अ थंब रूल द परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसीसी एज टेकन एज, अब भैया बताना है कि आरसीसी में परसेंटेज ऑफ स्टील कितना हम लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देख लो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आंसर है 21। तो जनरली हम लोग लेते हैं स्लैब के लिए कितना परसेंट लेते हैं, जो स्लैब होता है स्लैब के लिए हम लोग 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज़ करते हैं, ठीक है। बीम के लिए 2% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक। अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम में हम लोग 2.5% ऑफ स्टील है, ये 1% स्टील या 2% स्टील का, ठीक है ना। तो कंक्रीट के वॉल्यूम का, टोटल वॉल्यूम का 2% हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसे याद रखना, 2.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक। अगर फुटिंग्स में बात करें तो फुटिंग्स में हम लोग 0.8%
ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज़ करते हैं। ठीक, तो देख लो 1 से 5%, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने अभी जो देखा 1, 2, 2.5, 0.8, तो 2.5 से ज़्यादा है ही नहीं हमारे पास। तो 1 से 5% वाला हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसीसी यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। While mixing cement mortar by volume, the quantity of cement bag is specified as। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जब हम मिक्स कर रहे हैं सीमेंट मोटार बाय वॉल्यूम से, तो सीमेंट बैग की क्वांटिटी स्पेसिफाइड है। कितनी है? 50 लीटर, 35 लीटर, 0.05 क्यूबिक मीटर या 0.35 क्यूबिक मीटर। तो हम जानते हैं आंसर है 22 कि 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर होता है। ठीक, ये बात हम जानते हैं। तो अगर हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग, एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम कितना होता है? 0.0347 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें 1 मीटर क्यूब की, यानी कि 10⁻³ लीटर की, तो कितना हो जाएगा? 0.0347 इंटू 10⁻³ लीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 3, तो 34.47 लीटर। ठीक, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट 35 लीटर मान सकते हैं। तो ऑप्शन में है 35 लीटर, तो यही हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि इन मेजरिंग फॉर्म वर्क नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग अप टू। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हम जो फॉर्म वर्क यूज़ कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए नो डिडक्शन है बनाया जाता है। ठीक है, ओपनिंग के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये देख लो आंसर है 23 का आंसर में हम बात करते हैं जब आपकी इसकी ओपनिंग के लिए ना, तो फॉर फॉर्म वर्क नो डिडक्शन होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन जब डक्ट एरिया होता है तो डक्ट एरिया के लिए हम लोग अप टू 0.4 मीटर स्क्वायर का डिडक्शन करते हैं। लेकिन अगर यही हमारा सॉफ्ट एरिया होगा तो हम लोग लेस देन 2 मीटर स्क्वायर तक का डिडक्शन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 0.4 मीटर स्क्वायर है तो डक्ट एरिया के लिए। ठीक, तो सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ओपनिंग बोला है, फॉर ओपनिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्योंकि पेपर अब बहुत जल्द होने वाले हैं आप लोगों के। तो गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।